दोस्तों, सामयिकी के इस अंक में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है और वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी के लिए आपके साथ मैं हूं राजेश त्यागी। त्रिपुरा के बारे में हम आज बात करेंगे। त्रिपुरा में आप जानते हैं हिंसा भड़क उठी है और ये हिंसा, इसके पीछे संघीयों भाजपाइयों का हाथ है और वे लेफ्ट कार्डर को इस हिंसा का निशाना बना रहे हैं। वे तमाम लोग जो ख़ास तौर से सीपीएम के समर्थक हैं, सीपीएम के कार्डर हैं, कार्यकर्ता हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। और त्रिपुरा और केंद्र में दोनों जगह अपनी सरकारें होने का फ़ायदा उठाकर, पुलिस प्रशासन अपने हाथ में होने का फ़ायदा उठाकर संघ और भाजपा के लोग सीधे हमला कर रहे हैं सीपीएम के काडर पर। सीपीएम के जो नेता हैं वे सिर्फ कातर अपील कर रहे हैं, उनके पास कोई नीति नहीं है, कोई रणनीति नहीं है इस हमले से अपने काडरों के बचाव की और इस हमले के खिलाफ किसी कारगर प्रतिरोध की। उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम समझ लें कि किस तरह की वायलेंस, किस तरह की हिंसा जो है ये त्रिपुरा में चल रही है। त्रिपुरा में 2018 में भाजपा की सरकार बनी थी, वहाँ सीपीएम के नेतृत्व वाली वाम मोर्चा सरकार का पतन हो गया था। बंगाल में पतन हुआ था 32 साल के शासन के बाद और उसी तरह से त्रिपुरा में फिर सीपीएम के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे की सरकार का पतन हो गया था 2018 में। 2018 में वहाँ बड़ी हिंसा हुई थी, बड़ी वायलेंस हुई थी। चुनाव के तुरंत बाद वहाँ सीपीएम के काडरों पर, सीपीआई के काडरों पर इसी तरह से हमला हुआ था और वहाँ इस जोरदार हिंसा में लगभग 196 घर जला दिए गए थे और 1540 घरों पर हमला हुआ था। लेनिन की मूर्ति तोड़ दी गई थी और हर तरह की हिंसा, हर तरह की का उत्पात, मारामारी वहाँ संघ के लोगों ने की थी। और इस मारामारी के चलते बड़ा नुकसान सीपीएम को हुआ था। उसके बहुत सारे कार्यालय 2018 में फूंक दिए गए थे और उसके खिलाफ तमाम तरह की हिंसा संघ और भाजपा ने की थी। संघ और भाजपा जो अपने आप को एक शांतिप्रिय हिंदुत्ववादी फोर्स बताते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि भारत में आज सबसे ज़्यादा हिंसा, मारकाट, मारामारी वो संघ और इसके संगठनों के जरिए, भाजपा जैसे संगठनों के जरिए, इसके राजनीतिक मोर्चों के जरिए की जा रही है। बहुत सारे संगठन हैं इसके, नामी बेनामी संगठन हैं और ये पूरा का पूरा जो संघ परिवार है जिसका नेतृत्व आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है, तो ये लोग पूरे भारत में सबसे ज़्यादा हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं और ये सबसे पहला अपना निशाना लेफ्ट कार्डरों को बनाते हैं। हालांकि हम इस पर बात करेंगे कि किस तरह से ये जो सीपीआई और सीपीएम है ये किसी भी तरह से मजदूरों, किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं और ये लेफ्ट से ये मतलब नहीं समझना चाहिए कि ये किसी तरह के गरीबों का, मजदूरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि ये बुर्जुआजी का लेफ्ट है, पूंजीपति वर्ग का लेफ्ट है। लेकिन सबसे पहले, उससे पहले हम ये समझ लेंगे किस तरह की हिंसा जारी है। तो 6 सितंबर को ये हिंसा जहाँ से शुरू होती है, 2018 का हमने आपको बताया किस तरह से भाजपा और संघ के कार्यकर्ताओं ने, उनके काडरों ने, उनके संगठित काडरों ने पुलिस के साथ मिलकर 2018 में ये हिंसा की थी और अब भी ये पुलिस के साथ मिलकर, त्रिपुरा पुलिस के साथ मिलकर इस तरह की बड़े व्यापक पैमाने की हिंसा वहाँ की गई है। 6 सितंबर को जो है एक रैली वहाँ करने वाले थे माणिक सरकार, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिपुरा के, उनकी वहाँ एक रैली होनी थी जिस रैली के लिए वो तैयारी कर रहे थे और ये कठालिया ब्लॉक में, कठालिया ब्लॉक है ये सिपाही झाला जिले का, जिसके अंदर ये रैली होने वाली थी, उनकी मास रैली होने वाली थी। इस रैली को नाकाम करने के लिए, इसे ब्लॉक करने के लिए वहाँ 2 जगह भाजपा और संघ और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने 2 जगह बंद लगाया और इस बंद के चलते, एक बंद तो धनपुर में लगाया, धनपुर गांव है उसके बाहर लगाया, और दूसरा बशकुपुर गांव है उसके बाहर लगाया। और दोनों जगह ये लोग जो है माणिक सरकार को आगे बढ़ने से रोक रहे थे। बहाना इन्होंने बनाया कि रोज वैली चिट फंड की जो सीबीआई जांच कर रही है, रोज वैली चिट फंड, तो उसके उद्घाटन पर माणिक सरकार मौजूद थे और इसे बहाना बनाकर के वो रोज वैली चिट फंड के उद्घाटन पर मौजूद थे और इसको जो है एक प्रिटेक्स्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हुए उन्होंने माणिक सरकार गो बैक, माणिक सरकार वापस जाओ के नारे लगाए। ये जो चिट फंड कंपनी है, ये बात बिल्कुल सही है कि सीपीएम और इसके नेता जो हैं वो
लगातार वे भी कॉरपोरेट के साथ मिले रहे हैं और कॉरपोरेट से चंदा लेते हैं, कॉरपोरेट के साथ उनकी भी सांठगांठ है। लेकिन तब कॉरपोरेट की सबसे बड़ी पार्टी तो खुद भाजपा है, कॉरपोरेट के साथ सबसे गहरी सांठगांठ भाजपा की है। और आप जानते हैं शारदा चिटफंड घोटाले के जो प्रमुख आरोपी हैं उनको भी भाजपा ने अपने फोल्ड्स में लेने से वो झेपी नहीं थी, शर्माई नहीं थी पश्चिम बंगाल में। तो ये सिर्फ एक झूठा बहाना था, ऐसा नहीं है कि भाजपा किसी तरह से भ्रष्टाचार के या रोज वैली चिटफंड के खिलाफ थी। ये एक बहाना था माणिक सरकार की सीपीएम की रैली को रोकने का। तो इसको रोकने के लिए उन्होंने जो है 2 जगह वहां बंद लगाया था और पुलिस इनके साथ थी। पुलिस जो है वो पूरी तरह से कॉपरेट कर रही थी, एक साजिश थी, एक षड्यंत्र था माणिक सरकार की रैली को रोकने का, उसे फेल करने का। तो ये जहां इनकी रैली थी कठालिया ब्लॉक में माणिक सरकार की, उसे भाजपा वाले जबरन वहां ब्लॉक करना चाहते थे और इसके चलते बशकुपुर में लेफ्ट के जो काडर हैं उन्होंने अपने नेताओं को, बशकुपुर जो है ये धनपुर से 3 किलोमीटर दूर है, तो वहां उन्होंने अपने नेताओं को सुरक्षित करने के लिए एक मानव श्रृंखला भी बनाई थी और किसी तरह से वहां से उन्हें बचाकर निकाला था। भाजपा वालों ने 2 जगह मैंने बताया बंद लगाया हुआ था, धनपुर और बशकुपुर। तो ये जो है धनपुर में तो किसी तरह से स्थिति काबू हुई, वहां से माणिक सरकार निकल पाए, लेकिन बशकुपुर में वहां मुठभेड़ हुई और दरअसल धनपुर और बशकुपुर दोनों जगह पुलिस माणिक सरकार को आगे बढ़ने से मना कर रही थी। वो कह रही थी कि रैली ना करें, रैली रोक दें क्योंकि स्थिति खराब हो सकती है। और इस स्थिति को संभालने की जगह, स्थिति खराब होने से रोकने की जगह, उसे संभालने की जगह पुलिस जो है वो सीधे सीधे भाजपा, आरएसएस और एबीवीपी का साथ दे रही थी और किसी भी कीमत पर वो भी संघ परिवार जो है वो भी माणिक सरकार की रैली को फेल करना चाहता था और पुलिस भी इस षड्यंत्र में उनके साथ थी। पुलिस भी एक तरह से धमकी दे रही थी वहां माणिक सरकार और लेफ्ट कैडर को कि वे रैली ना करें, उनकी रैली पर हमला होगा। तो यही माणिक सरकार और माणिक सरकार के समर्थकों, सीपीएम के समर्थकों और आरएसएस के काडरों के बीच में धनपुर में तो किसी तरह से मामला निपट गया, लेकिन बशकुपुर में उन दोनों के बीच में मुठभेड़ हुई जिसमें पुलिस को आंसू गैस छोड़नी पड़ी और दोनों गुटों को तितर-बितर करना पड़ा। इसके बाद माणिक सरकार ने किसी तरह से ये रैली को भी उखाड़ने की बहुत कोशिश हुई कि ये रैली हुई और रैली में माणिक सरकार ने कहा कि भाजपा मजदूरों, छात्रों, गरीबों और मध्य वर्ग की दुश्मन पार्टी है। ये रैली में उन्होंने कहा कि उनकी दुश्मन पार्टी है, लेकिन उन्होंने यहाँ भाजपा की भूमिका का तो जिक्र किया लेकिन अपनी पार्टी माकपा की भूमिका का जिक्र नहीं किया। उन्होंने सिंगूर और नंदीग्राम का जिक्र नहीं किया जिसमें खुल्लम खुल्ला माकपा ने पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार रहते हुए किसानों पर, गरीब किसानों पर डंडे चलाए थे और टाटा और एक सिंगापुर की कंपनी के साथ मिलकर दोनों जगह उन्होंने गरीब किसानों की ज़मीनें छीनने की जो है कोशिश की थी। इन 32 सालों के अपने शासनकाल में पश्चिम बंगाल में और साथ साथ त्रिपुरा में सीपीएम के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे ने तमाम उन नीतियों को लागू किया जिन नीतियों को केंद्र में कांग्रेस और दूसरी पार्टियों की सरकारें लागू कर रही थी। दूसरे राज्यों में कांग्रेस, भाजपा और तमाम दूसरी पार्टियों की सरकारें लागू कर रही थी। जिस नव उदारवाद की नीतियों को तमाम बूर्जुआ सरकारें आगे बढ़ा रही थी, उन्हीं माकपा के नेतृत्व वाला वाम मोर्चा भी पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में लागू कर रहा था। इन नीतियों का परिणाम था कि पश्चिम बंगाल में उसका इस तरह से मुंह काला हुआ कि उसने जो किसानों पर, गरीब किसानों पर वहाँ लाठियाँ और गोलियाँ भांजी, उसकी वजह से उसकी सरकार जो है पश्चिम बंगाल में उखाड़ के फेंक दी गई और पश्चिम बंगाल में सरकार के उखड़ने के साथ ही त्रिपुरा में भी उसकी सरकार को भाजपा ने पछाड़ दिया। लंबे समय से सीपीएम ने अपने आप को, सीपीएम और उस जैसी दूसरी स्टालिनवादी पार्टियों ने कांग्रेस के पीछे जो है, कांग्रेस की बोगी से अपने आप को बांधे रखा था और कांग्रेस की दुम बनकर उन्होंने हर तरह से कांग्रेस का साथ दिया। देश में पूंजीवाद को लादने में, पूंजीपतियों के शासन को लादने में स्टालिनवादी वाम की पार्टियां कांग्रेस के साथ मिली रहीं, उसकी दुम बनी रहीं, उसकी पूंछ बनी रहीं और पूंजीपतियों के शासन को लागू करवाने में उनकी जो है बड़ी भूमिका रही। वे अपनी भूमिका को
नहीं भूल सकते। भाजपा को मजदूर किसान विरोधी पार्टी बताते हुए उन्हें ये याद रखना चाहिए। निश्चित रूप से भाजपा मजदूरों किसानों की विरोधी है और नंबर 1 की विरोधी है, लेकिन उन्हें ये भी नहीं भूलना चाहिए माकपा के नेताओं को कि स्टालिनवाद की जितनी पार्टियां हैं वे भी सब मजदूरों किसानों पर इसी तरह से जुल्म करती रही हैं और उनकी लूट और शोषण में पूंजीपतियों की मदद करती रही हैं। कांग्रेस जैसी पार्टियों के जो देश में पूंजीपतियों की नंबर 1 की पार्टी हुआ करती थी कल तक, उनके पीछे उन्होंने अपने आप को बांधे रखा और जिस तरह से मजदूरों किसानों और तमाम मेहनतकश जनता का लहू निचोड़ते हुए उन्होंने पश्चिम बंगाल में शासन किया, उसी तरह से वे कांग्रेस के शासन को, उसी किस्म के कांग्रेस के शासन को भी वे लगातार सपोर्ट करती रही, उसे समर्थन देती रही। इसके बावजूद कि कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से देश में टाटा बिरला अडानी अंबानी का शासन स्थापित करने, मजदूरों किसानों पर जुल्म करने, उन पर अत्याचार करने में सबसे आगे रही। आपको याद होगा कि जिस समय कांग्रेस मारुति, ग्रेसियानो, गोदरेज, प्राइकॉल और तमाम तरह के जो मजदूरों पर, मजदूर संघर्षों पर दमन कर रही थी, उस समय भी सीपीएम जैसी पार्टियां उनके साथ खड़ी थी और अपने पूरी तरह से मजदूर विरोधी काले चेहरे को वे नंगा कर रही थी। इस सब के चलते मजदूर और मेहनतकश जनता का विश्वास इन स्टालिनवादी पार्टियों से और इनके साथ साथ इनके हाथ में लाल झंडे से पूरी तरह से उठ गया और उसका परिणाम ये हुआ कि विपक्ष का जो पूरा मैदान था वो भाजपा के हाथ में चला गया और भाजपा ने अब जो है इसमें बढ़त हासिल की। तमाम उसने मजदूरों मेहनतकशों को कांग्रेस की सरकारों के खिलाफ जो है मोबिलाइज कर लिया। उनका जो मोहभंग हुआ स्टालिनवादियों से, इन झूठी फर्जी कम्युनिस्ट पार्टियों से, उसका बहुत बड़ा लाभ, उसकी जो फसल है वो भाजपा ने काटी। और इस सब के चलते इन मेंशविकों की इस घृणित नीति के चलते पश्चिम बंगाल से इनका पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया। केरल में जहां भी इनकी सरकार बची हुई है वहां भी ये आप देख सकते हैं पूरी तरह से इनकी जो नीतियां हैं वे मजदूरों और मेहनतकशों के विरुद्ध हैं और ये झूठ मूठ ही पूरी तरह से फर्जीवाड़ा करते हुए झूठ मूठ ये मजदूरों किसानों का नाम लेते हैं। तो ये जो रैली में माणिक सरकार ने कहा कि भाजपा मजदूरों, मेहनतकशों, छात्रों और मध्य वर्ग की विरोधी है, उन्हें अपना भी कैरेक्टराइजेशन, अपना भी चरित्र चित्रण इसमें करना चाहिए था और अपने बारे में बताना चाहिए था कि उन्होंने इतने लंबे समय में उनके अपने कुकर्मों का भी एक लंबा इतिहास है जिसकी वजह से फांसीवादी जो हैं यहाँ शासन में आ सके। तो दोस्तों, ये सिपाही झाला के धनपुर और बशकुपुर में मुठभेड़ें शुरू हुई। 6 सितंबर को ये मुठभेड़ें शुरू हुई और इसके बाद जो है इन मुठभेड़ों के बाद वहाँ सुशांत चौधरी जो सूचना और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया और उस बयान में कहा कि लेफ्ट के लोग यही भाषा समझते हैं। दरअसल वे लेफ्ट के लोगों को जो भाषा समझा रहे थे वे इसलिए समझा रहे थे इस भाषा को क्योंकि ये जो जिसको वे लेफ्ट कह रहे थे वो लेफ्ट नहीं है, बल्कि उसका पूरी तरह से वहाँ से उसकी जड़ें त्रिपुरा से उखड़ चुकी थी। मजदूरों और मेहनतकशों के बीच में उसकी कोई औकात, कोई जगह नहीं थी इस लेफ्ट की। और इसलिए ये जो सुशांत चौधरी हैं, सुशांत चौधरी हैं सूचना और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री हैं केंद्र में, तो ये जो है वहाँ इस तरह की जो धमकी है वो लेफ्ट इसको सीपीएम के नेतृत्व वाले लेफ्ट शिविर को दे रहे थे जो वास्तव में बूर्जुआजी का लेफ्ट शिविर है। तो धनपुर में ये सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री, धनपुर जो है, धनपुर के बारे में अगर हम बात करें, ये जो पहला मोर्चा जहां लगा रखा था भाजपाइयों ने, तो ये सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री प्रतिमा भौमिक का जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी है और साथ ही ये माणिक सरकार की भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो माणिक सरकार बनाम प्रतिमा भौमिक जो है ये एक तरह से संघर्ष हो रहा था। 2018 में यहाँ जो प्रतिमा भौमिक हैं वो चुनाव हार गई थी और इसके एक महीने बाद ही पिछले महीने, हम आज से एक महीना पहले लगभग, इनको जो है नरेंद्र मोदी ने अपने
मंत्रिमंडल विस्तार के समय अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया था। तो प्रतिमा भौमिक 1 महीने पहले यहाँ मंत्रिमंडल में शामिल हुई और इसलिए उनके इस चुनाव क्षेत्र में खास तौर से एक मजबूती दिख रही थी और वहाँ काडर जो है वो मोबिलाइज था सीपीएम के खिलाफ। प्रतिमा भौमिक के पक्ष में उन्होंने उकसाया था काडर को और उन्होंने जो है ये कठालिया रैली को जो है फेल करने की कोशिश की। कठालिया ब्लॉक के अंदर माणिक सरकार की रैली उसे एक तरह से जबरन ब्लॉक कर दिया, जिसमें मैंने बताया कि रोज वैली चिट फंड को उन्होंने वहाँ बहाना बनाया और किसी तरह से वहाँ जो युवा काडर था डीवाईएफआई का, उसने अपने नेताओं को वहाँ एक मानव श्रृंखला बनाकर, एक ह्यूमन चेन बनाकर किसी तरह से वहाँ से बचा कर निकाला। दूसरे बैरिकेड पर हमने बताया कि बशकुपुर में मुठभेड़ हुई और वहाँ पुलिस को आंसू गैस छोड़नी पड़ी। उसके बाद जो है माणिक सरकार की ये किसी तरह से रैली जो है वो हो पाई। भाजपा ने अपनी आधिकारिक फेसबुक पर लिखा कि माणिक सरकार 25 साल के वाम शासन में वहाँ राजनीतिक हिंसा का मास्टरमाइंड रहे हैं। तो माणिक सरकार को व्यक्तिगत तौर पर निशाना बनाते हुए उन पर हमले के लिए अपने काडर को उकसाते हुए भाजपा के नेताओं ने अपनी फेसबुक पर बाकायदा ये लिखा कि माणिक सरकार जो है वो 25 साल त्रिपुरा के अंदर जो हिंसा हुई है भाजपा काडरों के खिलाफ उसके मास्टरमाइंड रहे हैं, जिसका मतलब था भाजपा काडरों को उकसाना के वे बदला लें और माणिक सरकार पर व्यक्तिगत रूप से जो है वे हमला करें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था। इसके बाद ये 6 सितंबर की घटना है। 6 सितंबर को ये सब हुआ और इस सारी मुठभेड़ में एक एबीवीपी के कार्यकर्ता को, भाजपा के कार्यकर्ता को मामूली चोटें आईं, जिसके बाद जिसे बहाना बनाकर भाजपा के नेताओं ने अगले ही दिन चुनौती जारी करनी शुरू की, चेतावनी जारी करनी शुरू की और तीसरे दिन बुधवार को, ये सोमवार की बात मैं आपको बता रहा हूँ, 6 सितंबर की बुधवार को उन्होंने जुलूस निकालने शुरू किए, हिंसा शुरू की और इस हिंसा की शुरुआत करते हुए उन्होंने सबसे पहले गोमती जिले के उदयपुर शहर में डीवाईएफआई जो रैली कर रहा था इस गुंडागर्दी के खिलाफ संघ परिवार की, भाजपा की, 8 सितंबर को, तो डीवाईएफआई की इस रैली पर गोमती जिले के अंदर, उदयपुर शहर में उन्होंने, भाजपा ने हमला किया। भाजपा के काडरों ने इस रैली को तितर-बितर करने की कोशिश की, जुलूस को तितर-बितर करने की कोशिश की और इस हमले में कुछ डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं को चोटें भी आईं। उन्होंने लेकिन बड़ी मजबूती से इस हमले का मुकाबला किया। उसके बाद अगरतला में सीपीएम के राज्य कार्यालय पर जो है हमला किया आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने और सीपीएम के इस राज्य कार्यालय को अगरतला के अंदर उन्होंने तहस नहस कर दिया पूरी तरह से। आप देख सकते हैं, उसका वीडियो आप देख सकते हैं, ये जो हमला है। तो ये देखिए किस तरह से ये देखिए आग लगा दी। ये अगरतला के कार्यालय में सीपीएम की जो है आग लगा दी गई। देखिए किस तरह से बाहर गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है। ये देखिए किस तरह से गाड़ियों पर हमला किया जा रहा है जो दफ्तर के बाहर खड़ी हुई हैं, राज्य कार्यालय के बाहर खड़ी हुई हैं और दफ्तर को आग लगा दी बाद में इन लोगों ने। और ये हिंसा का जो नंगा नाच है ये सारा पुलिस की ठीक नाक के नीचे चलता रहा। ये अगरतला का प्राइम एरिया है, लेकिन पुलिस ने किसी भी तरह से इन गुंडों को, संघ के इन गुंडों को रोकने की कोशिश नहीं की। और ये देखिए बाहर खड़े वाहनों को तोड़ा जा रहा है और अभी आप देखेंगे इनमें आग लगा दी जाएगी। और यहाँ दशरथ देव जो आदिवासी मुख्यमंत्री थे, त्रिपुरा के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे, उनकी मूर्ति को, उनकी प्रतिमा को तोड़ दिया गया। ये देखिए किस तरह से आग लगा दी गई है दफ्तर के अंदर, अगरतला के अंदर। तो ये उनकी ये दशरथ देव की मूर्ति को तोड़ दिया गया। देखिए कारें किस तरह से जला दी गई हैं। ये देखिए पूरे दफ्तर को तहस नहस कर दिया गया है। और आदिवासी मुख्यमंत्री, पहले आदिवासी मुख्यमंत्री त्रिपुरा के दशरथ देव, उनकी मूर्ति को तोड़कर गिरा दिया गया। और 2018 में लेनिन की मूर्ति जिस तरह से तोड़ी गई थी उसी तरह से अभी आदिवासी मुख्यमंत्री दशरथ देव की मूर्ति तोड़ दी गई। सिपाही झाला और गोमती जिलों में भी कई जगह
हिंसा हुई, बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, पूरे त्रिपुरा के अंदर हिंसा हुई, खासतौर से सिपाही झाला और गोमती जिलों में हिंसा हुई। और इस हिंसा में बड़े पैमाने पर काडरों को चोटें आई हैं। सीताराम येचुरी ने बयान जारी करके कहा है कि हमारे हजारों काडरों को ये चोटें लगी, हजारों कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। देखिए, सीताराम येचुरी ने अपने बयान में कहा, प्रेस को दिए अपने बयान में कहा, सीताराम येचुरी इस समय सीपीएम के महासचिव हैं, उसके जनरल सेक्रेटरी, उसके सर्वोच्च नेता हैं। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा भर में पार्टी कार्यालयों, पार्टी की संपत्तियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के घरों तक पर हमले हो रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, अब भी चल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं को भाजपाइयों ने घायल कर दिया है और हमारे कम से कम आठ दफ्तरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। दर्जनों दफ्तरों पर हमले हुए हैं, उनमें से 8 दफ्तरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। ये सीपीएम ने अपने आधिकारिक बयान में सीताराम येचुरी के हवाले से कहा है कि भाजपा के काडरों, नेताओं और पुलिस के बीच गहरी मिलीभगत है और वे जानबूझकर सीपीएम के दफ्तरों पर, उसके कार्यकर्ताओं के घरों पर हमले करा रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने सीपीएम के तो दफ्तरों पर हमला किए, उसके अखबारों पर हमले किए, उसके काडरों पर हमले किए, साथ ही उन्होंने एक स्थानीय भाषा में निकलने वाले, बंगला भाषा में निकलने वाले अखबार पर भी हमला किया जो सीपीएम का समर्थक माना जाता है, उस पर भी हमला किया और उस पर हमले में कई दर्जन पत्रकारों को बुरी तरह घायल कर दिया। अगरतला प्रेस क्लब में मीटिंग हुई है और अगरतला प्रेस क्लब के जो नेता हैं वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से मिले हैं अगरतला के अंदर और उन्होंने कहा है कि 12 घंटे में गिरफ्तारी होनी चाहिए दंगाइयों की, नहीं तो वे भूख हड़ताल शुरू करेंगे। अगरतला प्रेस क्लब के लोग जो हैं उन्होंने कहा है, पत्रकारों ने कहा है, जर्नलिस्ट ने कहा है कि उनकी एसोसिएशन, उनका क्लब जो है वो भूख हड़ताल करेगा अगर इन लोगों को नहीं पकड़ा गया। देखिए आप किस तरह से ये खुली गुंडागर्दी हो रही है। देखिए किस तरह की खुली गुंडागर्दी जो है ये चल रही है। और पुलिस जो है, आप देखिए कहीं भी आपको पुलिस नहीं दिखाई देगी इसमें। पुलिस ने पूरी तरह से इनको खुली छुट्टी दी गुंडागर्दी की। और ये जो आप देख रहे हैं किस तरह से मुट्ठी भर जो संघी गुंडे हैं वे गुंडागर्दी कर रहे हैं और जो सीपीएम के नेता हैं उनके पास इनका मुकाबला करने के लिए कोई रणनीति नहीं है, कोई नीति नहीं है। वे अपने बिलों में घुस गए हैं। वे दिल्ली में बैठ कर के और बयान दे रहे हैं। अपने शानदार भवन जो उन्होंने दिल्ली में बनाए हैं, पार्टी के ऑफिस, चंदा इकट्ठा करा के सीपीआई सीपीएम के काडरों से उन्होंने बड़े बढ़िया एयर कंडीशनड ऑफिस बनाए हुए हैं। उनके अंदर बैठकर वे जो हैं बयान दे रहे हैं, जबकि काडरों को वहाँ मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है। तो ये जो नेता हैं इनके पास किसी भी तरह की, ये झूठे वाम नेता, स्टालिनवादी नेता, इनके पास किसी भी तरह की कोई रणनीति जो है वो संघियों से, भाजपाइयों से, इन फासिस्ट गुंडों से लड़ने के लिए जो है मौजूद नहीं है। देखिए इन्होंने क्या रणनीति अपनाई है। 9 सितंबर वीरवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की नई दिल्ली में पूर्व महासचिव प्रकाश करात ने, सीपीएम के पूर्व महासचिव हैं प्रकाश करात, उन्होंने दिल्ली के अंदर एक मीटिंग की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बयान दिया वो बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही निंदनीय बयान है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और हम देश भर में प्रोटेस्ट करेंगे। तो हम त्रिपुरा में मुकाबला नहीं करेंगे, हम देश भर में प्रोटेस्ट करेंगे। त्रिपुरा में मुकाबले के लिए, त्रिपुरा में इस हिंसा को सख्ती से दबाने के लिए, इसका शमन करने के लिए, इसका प्रतिरोध करने के लिए वे किसी तरह की रणनीति सामने लेकर के आने के लिए तैयार नहीं है। उसका, इस प्रतिरोध का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है, इस गुंडागर्दी का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है और वे कह रहे हैं कि देश भर में प्रतिरोध करेंगे। तो उनकी ये जो झक है, इसने पूरे आंदोलन का इस किस्म की
कायरता ने, इस किस्म की झक ने पूरे आंदोलन का सर्वनाश कर दिया है। लड़ने के लिए लाखों की तादाद में जो वाम कार्यकर्ता हैं वे तैयार हैं, लेकिन ये जो नेता हैं, सीपीएम के नेता हैं, ये किसी भी तरह से इन काडरों को लड़ने देने के पक्ष में नहीं है और इनके पास नेतृत्व देने के लिए, इस प्रतिरोध को नेतृत्व देने के लिए संघी गुंडों के खिलाफ, फासिस्टों के खिलाफ किसी तरह की कोई रणनीति नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र पर हमला है और देश भर में हम प्रोटेस्ट करेंगे। और इसके साथ और भी ज़्यादा जो उन्होंने बहुत ही शर्मनाक बयान दिया वो है कि उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह इसके अंदर हस्तक्षेप करें, गृह मंत्री अमित शाह इस हिंसा में हस्तक्षेप करें और ये सुनिश्चित करें कि त्रिपुरा में विपक्ष पर भविष्य में हिंसा ना हो। तो आप देखिए, उन्हें अभी ये नहीं दिखाई दे रहा, इन आंखों के अंधों को ये नहीं दिखाई दे रहा कि ये जो कुछ हो रहा है त्रिपुरा में ये गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप के बिना नहीं हो सकता। भाजपा का जो नेतृत्व है, संघ का जो नेतृत्व है, ये सब उसकी परमिशन से, उसकी अनुमति से और उसके हस्तक्षेप से हो रहा है। और कितना हस्तक्षेप चाहिए येचुरी जी, करात साहब, और कितना हस्तक्षेप आपको अमित शाह और नरेंद्र मोदी का चाहिए? आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि ये जो सारी हिंसा हो रही है, जो मारामारी हो रही है, ये सब उनके हस्तक्षेप से हो रही है। उनके हस्तक्षेप के बिना काडर जो है इस तरह की मारामारी नहीं कर सकता। तो ये जो दयनीय, बहुत ही दयनीय और शर्मसार कर देने वाली कातर अपील है। अब इन नेताओं के पास, सीपीएम के नेताओं के पास इसके सिवा और कुछ बचा नहीं है। ये इनकी नीति है, ये इनकी रणनीति है जो ये अपने काडरों को दे सकते हैं। तो सीपीआई सीपीएम के काडरों के पास जो लड़ना चाहते हैं, उनके पास लड़ने का साहस है, लड़ने की हिम्मत है। युवा कार्यकर्ता संघियों से मुकाबला करना चाहते हैं, वे प्रतिरोध करना चाहते हैं और निश्चित है कि अगर वो प्रतिरोध में उठ खड़े हुए तो पूरे देश से संघ नाम की चीज़ को, इस फासिज्म नाम की चीज़ को उखाड़ कर फेंक देंगे। लेकिन ये जो उनके झूठे नेता हैं, ये जो कायर सियार हैं, ये किसी भी तरह से वाम काडर को मोबिलाइज करने के, उसे संघर्ष के लिए लामबंद करने के पक्ष में नहीं है। और इन्होंने लंबे समय, दशकों दशक, लगभग 7.5 दशक इन्होंने इस आशा में, इस भ्रम में इन्होंने अपना सारा समय गंवाया है कि वो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे और कांग्रेस जो है वो भाजपा को सत्ता से बाहर रखेगी। तो इस झूठे आश्वासन के साथ उन्होंने काडरों को मोबिलाइज किया। उन्होंने उनको बताया कि भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए कांग्रेस को समर्थन देना जरूरी है, लेकिन कांग्रेस को उनका ये समर्थन ही वास्तव में भाजपा को सत्ता में ले आया। अगर वे एक क्रांतिकारी विपक्ष का निर्माण करते कांग्रेस के खिलाफ, अगर वे पूंजीपतियों की सबसे बड़ी दलाल पार्टी कांग्रेस का विरोध करते, उसके खिलाफ एक क्रांतिकारी प्रतिपक्ष का निर्माण करते, तो निश्चित रूप से भाजपा नहीं, यहाँ लेफ्ट सत्ता में आता, मजदूर किसान सत्ता में आते। लेकिन उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर उल्टा मजदूर किसानों का ही दमन जारी रखा। उनकी लूट और शोषण में वे कांग्रेस और उसके जो पूंजीवादी आका थे उनका सहयोग करते रहे और लाल झंडे के नीचे उन्हें संरक्षण देते रहे। उन्हें लाल झंडे का जो है, लाल झंडे को उनका मुखौटा बनाए रखा। लाल झंडे को उनके खड़ाऊ झाड़ने के लिए उन्होंने एक पोछा बनाकर रख दिया। और इस सब के चलते पूरी तरह से ये जो आंदोलन है, लेफ्ट का जो आंदोलन है, ये रसातल में उतर गया। लेफ्ट का आंदोलन रसातल में चला गया और भाजपा जो है वो एक बड़ी ताकतवर पार्टी बनकर जो है सामने आई, विपक्ष की पार्टी बनकर, और कांग्रेस की जगह उसने ले ली। 2014 में भाजपा ने सत्ता संभाली, पहले केंद्र में सत्ता ली और फिर राज्यों से भी इन्हें एक एक करके पूरी तरह से बेदखल कर दिया। कांग्रेस की दुम थाम कर ये जितनी दूर चल सकते थे उतनी दूर चले और फिर इन्होंने ये पूरा मैदान जो है पहले विपक्ष में और फिर सत्ता में भाजपा के लिए खुला छोड़ दिया। उनकी इस ये जो दोगली और दोमुही नीति थी कि कहीं वे कांग्रेस के खिलाफ आवाज़ देते थे, कहीं वे कांग्रेस की दुम पकड़ते थे। बंगाल में भी जब वे कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे होते थे तो केंद्र में कांग्रेस
के साथ मिलीभगत होती थी, कांग्रेस को समर्थन दे रहे होते थे। इससे युवाओं में, मजदूरों में, मेहनतकशों में कंफ्यूजन फैल गया, एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। ये समझ आना बंद हो गया कि कांग्रेस उनकी दुश्मन है या दोस्त है, और वे कांग्रेस को भाजपा के खिलाफ एक जनवादी ताकत के तौर पे जो है ये नेता प्रचारित करते रहे, और काडर ने भी मानना शुरू कर दिया। और इस सब के चलते जो सर्वनाश हुआ लेफ्ट आंदोलन का, उसकी तस्वीर आप ये देख रहे हैं। ये जो देखिए, ये जो इनके दफ्तर पर हमला हो रहा है, ये दरअसल अपने उन कुकर्मों का, एक तरीके से उन अपराध कर्मों का पाप भुगत रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ये जो नेता हैं ये तो दिल्ली आकर के बैठ गए हैं। माणिक सरकार जो हैं वो भी वहाँ से बचकर निकल गए हैं, और तमाम नेता प्रकाश करात और सीताराम येचुरी ये लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, यहाँ से भाषणबाजी कर रहे हैं। और वहाँ मौके पर जो है, वहाँ जो आम काडर है, जो ईमानदारी से इनकलाब के लिए आया है, जिसने इनकलाब के लिए अपना हाथ उठाया है, जो लड़ना चाहता है फासिस्टों से, फांसीवाद से, पूंजीवाद से, जो उखाड़ फेंकना चाहता है अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला के राज को, तो उस काडर को जो है वहाँ भुगतना पड़ रहा है, उसको निशाना बनाया जा रहा है। ये ठीक उसी तरह की नीति है जिस तरह की नीति जर्मनी में स्टालिन ने और स्टालिनवादियों ने जर्मनी के अंदर लागू की थी, और वहाँ इस नीति को लागू करते हुए उन्होंने वाम का पूरी तरह से सफाया कर दिया था, वाम आंदोलन का सफाया कर दिया था, और हिटलर सत्ता में आ गया था। तो उसी किस्म की नीति जो है वो यहाँ इन्होंने लागू की है, जहाँ मजदूर वर्ग को उन्होंने पूरे प्रतिपक्ष के आंदोलन के, विपक्ष के आंदोलन के केंद्र से हटा दिया है, मजदूर वर्ग की स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया है, उसकी जो इंडिपेंडेंट मोबिलाइजेशन है, उसका जो स्वतंत्र संगठन है, उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया, और उसे कांग्रेस जैसी कभी कांग्रेस के पीछे, कभी तीसरे मोर्चे के पीछे बांधते हुए उन्होंने उसकी स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया। और जिससे आज हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इस तरह से त्रिपुरा जैसी जगह पर, जहां एक समय भाजपा का तो क्या, कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं था, वहां मेहनतकश जनता ने आंख बंद करके इतने लंबे समय इन झूठे वाम नेताओं को, इन रंगे सियारों को सपोर्ट किया, इनका समर्थन किया, लेकिन इन्होंने मेहनतकश जनता के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने मेहनतकश जनता पर पूंजीपतियों के राज को स्थापित रखा, लाल झंडे के पीछे, लाल झंडे की ओट में ये उस राज को और अपने कुकर्मों को छिपाते रहे, और इसका परिणाम जो है वो सामने है। किस तरह से आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर जो है हमला किया जा रहा है, और आप देख सकते हैं जो लोग हैं, जो हमला करने वाले हैं, ये सब जो हैं, ये भी सब गरीब लोगों में से हैं, मेहनतकश लोगों में से हैं, और इन सब का एक तरीके से वाम से मोह भंग हो चुका है। वाम की जो इस वाम की, स्टालिनवादी वाम की जो घृणित राजनीति है, तो उससे मोह भंग हो चुका है, और ये किसी भी तरह से, ये जो दागी लीडर हैं, ये जो वामी लीडर हैं, ये किसी भी तरह से वहाँ मजदूरों, किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। वर्ग के आधार पर, क्लास के आधार पर वे किसी तरह का कि वहाँ कॉल नहीं दे सकते, किसी तरह की अपील नहीं कर सकते। वर्ग संघर्ष को इन्होंने उठाकर एक तरफ रख दिया था। आज किसी भी तरह से वर्ग संघर्ष में ये दलित दमित लोगों का, मजदूरों का, मेहनतकशों, गरीबों का वहाँ किसी भी तरह से आज ये जो झूठा वाम है ये प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इनकी पूरी तरह से पोल खुल चुकी है, और इसका परिणाम जो है वहाँ फांसीवाद का उभार है। तो इस उभार को रोकने के लिए दोस्तों, फांसीवाद के उभार को रोकने के लिए सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है इन झूठे नेताओं को वाम शिविर से बाहर खदेड़ देना। ये जो येचुरी मार्का और करात मार्का लीडर हैं, ये आपको कुछ नहीं दे सकते। सबसे पहले इनके दफ्तरों से इन्हें खींच करके बाहर कर दिया जाए। सबसे पहले आपका काम है कि इनके ये जो पार्टियां हैं, इन पार्टियों को इन गद्दारों से, इन घातियों से मुक्त कराया जाए, और इन पार्टियों को, इन तमाम संगठनों को पुनर्निर्देशित किया जाए। जो कम्युनिस्टों की पार्टियां हैं, जो कम्युनिस्टों के संगठन हैं, चाहे उनमें DYFI है, चाहे SFI है, चाहे AISF है, चाहे तमाम तरह के दूसरे जो संगठन हैं, युवाओं के, मजदूरों के, मेहनतकशों के, इन तमाम संगठनों को पुनर्निर्देशित किया जाए। स्टालिनवादियों की झूठी नीतियों से, जिसमें वे लगातार इन्हें पूंजीपतियों और पूंजीवादी पार्टियों के पीछे, पूंजीवादी नेताओं और मोर्चों के पीछे बांधते रहे हैं, उन नीतियों को उठाकर कचरे की पेटी में डाल दिया जाए, और मजदूरों को केंद्रक बनाकर, मजदूर वर्ग को केंद्रक बनाकर, मेहनतकशों के एक
जबरदस्त विशाल पूंजीवाद और फासीवाद विरोधी आंदोलन का निर्माण किया जाए। एक ऐसे आंदोलन का निर्माण किया जाए इसमें मजदूर वर्ग की केंद्रीयता हो, मजदूर वर्ग की स्वतंत्रता हो और मजदूर वर्ग की अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर, इन तीन स्तंभों के आधार पर इस नए आंदोलन का निर्माण किया जाए। ये जो आपको गुंडे दिखाई दे रहे हैं, ये जो फासीवादी आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी ताकत कुछ भी नहीं है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मजदूरों, मेहनतकशों के हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं को उकसाकर जो है ये हमले करा रहे हैं। तो आप अगर वर्ग आधार पर, वर्गीय आधार पर एक सशक्त आंदोलन का निर्माण किया जाए, एक ऐसे आंदोलन का निर्माण किया जाए जो कांग्रेस की पूंछ ना पकड़ता हो, तीसरे मोर्चे की बुर्जुआ पार्टियों की पूंछ ना पकड़ता हो, बल्कि इन तमाम बुर्जुआ पार्टियों के खिलाफ एक समाजवादी संघर्ष का निर्माण करता हो, इनके खिलाफ एक वर्ग संघर्ष का निर्माण करता हो, वर्ग बनाम वर्ग की लड़ाई को जो है वो सामने रखकर चले ईमानदारी से और जुझारूपन के साथ, तो इस तरह का आंदोलन पूंजीवाद और फासीवाद को पलक झपकते उनको निपटा सकता है, उनको समेट सकता है। तो इस क्रांतिकारी संघर्ष के लिए, इस फासीवादी हिंसा के सामने, इस क्रांतिकारी संघर्ष के लिए, इस जुझारू संघर्ष के लिए तैयारी की जानी चाहिए। और उस तैयारी के पहले कदम के तौर पर हमारा कहना है कि इन नेताओं को, जो ये जो झूठे वाम नेता हैं, इनको सबसे पहले एक तरफ कर दिया जाना चाहिए, इनको वाम शिविर से बाहर खदेड़ दिया जाना चाहिए। जब तक हम इनको बाहर खदेड़ने में कामयाब नहीं होंगे, जब तक ये गिदड़ शेरों की फौज का नेतृत्व करते रहेंगे, तब तक आंदोलन इसी तरह से मुट्ठी भर फासिस्ट गुंडों के हाथ, पूंजीवाद के इन चाकरों के हाथ इसी तरह से पिटता रहेगा। और ये बहुत जरूरी है, पूर्व शर्त है एक नए क्रांतिकारी उभार की, कि इन नेताओं को एक तरफ किया जाए और आंदोलन का, पूरे वाम आंदोलन को सतत क्रांति के उस सिद्धांत की तरफ जिस सिद्धांत के लिए लेनिन और ट्रॉट्स्की संघर्ष कर रहे थे, जिस सिद्धांत ने हमें अक्टूबर में विजय दिलाई थी, अक्टूबर में विक्ट्री दिलाई थी, उस सिद्धांत के लिए, उस रास्ते के लिए, उस चमकते हुए पथ के लिए हम संघर्ष शुरू करें। और निश्चित रूप से मुझे इस बात का पूरा विश्वास है साथियों कि इसके लिए इस संघर्ष में जिसे वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी और वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी ने छेड़ा है, इसमें आप सब लोग जो है शरीक होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथी शरीक होंगे। और ये जो लाखों लाख, दसियों लाख जो जुझारू काडर है, जो भारत में इनकलाब चाहता है, जो पूंजीवाद और फासीवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता है, निश्चित रूप से ये वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी उसकी नीतियों और उसकी राजनीति का अध्ययन करेगा, उसके कार्यक्रम का अध्ययन करेगा और उसकी तरफ मुड़ेगा और एक ऐसे जुझारू और क्रांतिकारी पथ के निर्माण की तरफ मुड़ेगा जिसका पूंजीवाद और फासीवाद के पास कोई जोड़, कोई तोड़ नहीं होगा। और इस भारतीय उपमहाद्वीप पर समाजवादी संघ की स्थापना के लिए इस संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए हम भारत से और समूचे भारतीय उपमहाद्वीप से इन पूंजीवाद और फासीवाद के अंतिम बीज को भी उखाड़कर फेंक देंगे और यहाँ एक समाजवादी संघ का निर्माण करते हुए दक्षिण एशियाई समाजवादी संघ के निर्माण की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों साथ रहने के लिए। लाल सलाम। इस संघर्ष में साथी बने रहेंगे, साथ मिलकर लड़ते रहेंगे।